मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैर खैरियत से होंगे और कामयाबी से ज़िंदगी में आप लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। अपना हाल चाल ना हमें फीडबैक में बताते रहा करें। कोई अच्छी बात भी आपको लगे या किसी चीज़ में आपको लगे कि बेहतरी लानी चाहिए, वो भी हमें फीडबैक में बता दिया करें। और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि परेशान तो सभी करते हैं हमें, लेकिन हौसला अफजाई करना सीखें। तो फिर मैंने एक चीज़ और नोट की कि जनाब हमारे माशरे में ना अप्रिशिएट करने का रुझान वाकई बहुत कम हो चुका है। हम एक दूसरे को दाद ही नहीं देते हैं और इस मामले में भी कंजूसी कर देते हैं कि किसी के अच्छे काम की बात करें या उनकी हौसला अफजाई ही क्यों ना कर दे, क्योंकि ये चंद अल्फाज ना हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अगला बंदा अपने उस अमल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश में ज़रूर लग जाता है और उसके साथ साथ उस बंदे के दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत में भी इजाफा हो जाता है। तो इसलिए जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐब जोई की जगह दिल जोई करना सीखें और ये अमल की बहुत ज़रूरत है इस वक्त हम सबको। तो इसलिए हम लोगों ने इस पर अमल ज़रूर करना है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कैंसर एक जानलेवा मर्ज है, हम सबको पता है, और जिसकी कुछ इकसाम का इलाज तो मुमकिन हो चुका है, लेकिन कैंसर की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2015 के आखिर तक 8 करोड़ 40 लाख अफराद कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले चुके हैं, और जबकि साल 2032 तक इनकी तादाद जो है 14 मिलियन से बढ़कर 22 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और इस मर्ज से मर्द या फिर खवातीन यहाँ तक कि बच्चे भी अब महफूज नहीं रहे हैं। और दुनिया भर में हर साल हम देखते हैं कि लाखों बच्चे भी कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम का शिकार हो जाते हैं। और गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले कैंसर केसेस में 30%, ये बहुत बड़ी तादाद है कि बच्चों के केसेस फाइल हुए हैं। और इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 8 से 9,000 बच्चों में कैंसर के मर्ज की तशखीस होती है। और बच्चों के कैंसर में बर वक्त तशखीस और ऑप्टिमल केयर फराहम की जाए तो 80% बच्चों को बचाया भी जा सकता है इस मूजी मर्ज से। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्डहुड कैंसर के हवाले से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और बच्चों में बढ़ते कैंसर की वजूहात क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महविश फैजान है, माहिर अमराज़ी कैंसर है। मैडम मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैडम जैसे हम बात कर रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो कैंसर की आलमी दिन मनाया जा रहा है आगाही के हवाले से, तो हमें बताइए कि न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो कैंसर होता है उसकी क्या वजूहात है। मतलब अगर बच्चा पैदा हो रहा है और अगर माँ की बात की जाए, माँ अगर कैंसर फ्री है तो क्या बच्चा कैंसर लेकर पैदा हो सकता है? ये मौरूसी भी हो सकता है क्या? देखो, आज एक तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे यानी बच्चों के कैंसर का आलमी दिन, और बच्चों से मुराद आपके कह लो कि 20 साल से छोटे हैं। उसमें जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें कैंसर काफ़ी कम है। ज़्यादातर कैंसर जो होगा ये 1 साल से बड़े बच्चों के अंदर होगा। अच्छा। कुछ टाइप ऑफ कैंसर हैं जो न्यूबॉर्न जब कह लो कि एक महीने तक के बच्चे में होते हैं, ठीक। लेकिन जो इवन 1 महीने तक के बच्चे में भी जो कैंसर होगा वो मौरूसी ज्यादातर नहीं होता। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि माँ बाप में से किसी को कैंसर हो और एक बच्चा पैदा ही कैंसर के साथ हो। यूजुअली 1 महीने के बाद, और जो बहुत जल्दी बच्चों में कैंसर आ जाता है वो कुछ पेट में दूध का कैंसर हो सकता है। आंख का कैंसर है जो अगर खानदान में जैसे माँ बाप में से किसी को हो या फैमिली में हो, बहन भाइयों में से हो, तो मौरूसी हो सकता है। और उसकी स्क्रीनिंग फिर और इंटेंसिव होती है, यानी कि अगर किसी खानदान में बच्चे को या किसी वालिदैन को आंख का कैंसर है तो फिर पैदाइश से ही बच्चे की आंख का मुआयना, डॉक्टर के पास जाना और एक बाकायदा प्लान के तहत उस बच्चे को फॉलो किया जाता है। अच्छा, ताकि उसकी जल्द तशखीस हो सके और उसका मुकम्मल इलाज हो सके। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अमूमन कौन से केसेस खासतौर पर बच्चों में जो कैंसर के हैं वो सामने आते हैं? बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन तो ब्लड कैंसर है। इसके अलावा ब्रेन कैंसर और उसके अलावा लिम्फोमास होते हैं जिन्हें हम गदूद का कैंसर कहते हैं। और इसी तरह पेट में रसौली का हो जाना, ठीक, या हड्डी का कैंसर, ये ज्यादा कॉमन किस्म है कैंसर की जो बच्चों में हो सकती है। और ये कौन सी एज में ज्यादा होती है? मतलब 1 साल के बाद?
प्रैक्टिकली तो बच्चों की हर उम्र में कैंसर हो सकते हैं और कैंसर की किस्म पे डिपेंड करेगा कि किस एज के ऊपर हो, यानी कि मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ किस्म का कैंसर है। जैसे आंख का कैंसर मैंने बताया कि बहुत जल्दी हो जाता है। इसी तरह जो टिपिकल एक ब्लड कैंसर होगा वो एक से लेके तकरीबन आप कह लो कि 18-19 साल तक की उम्र में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन एज तकरीबन 2 से 10 साल के अराउंड होती है। लेकिन किसी भी किस्म में उम्र में बच्चों को कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा कैंसर के साथ भी पैदा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, यूजुअली जो है ना वो कैंसर इमिडिएटली पैदाइश के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो वो फौरन माँ से इनहेरिट कर लेगा। यूजुअली 1 महीने के बाद इसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं और 1 महीने से 1 साल तक कम कैंसर है जो हो, लेकिन हो सकते हैं। और 1 साल से बड़े बच्चों में इसी तरह जैसे ब्लड कैंसर आपके 1 साल के बाद किसी भी एज के ऊपर आ सकता है। हड्डियों का कैंसर जो जरा से बड़े बच्चों में आता है वो टिपिकली अराउंड बच्चे के 10 साल, जब बच्चा एक्टिव एडोलेसेंट एज में हो। इसी तरह कैंसर की किस्म, बच्चे की एज, ये दोनों चीजें कह लो कि इनका आपस में एक लिंक होता है, इंटरलिंक्ड है दोनों। जी। तो मुझे बताइए कि बच्चों में जो कैंसर होता है उसका इलाज जो है ज़्यादा मुश्किल है या आसान है अगर बड़ों की निस्बत बात की जाए तो? देखो, कैंसर जनरली एक पेचीदा बीमारी जरूर होती है लेकिन काबिल इलाज होती है। अच्छा। बच्चों का कैंसर बड़ों के कैंसर से मुख्तलिफ होता है। तरीका इलाज तो तकरीबन सेम है, जैसे कीमोथेरेपी जिसे हम कैंसर की अद्वियात कहते हैं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों का कैंसर आसान या मुश्किल है। बच्चों का कैंसर रिलेटिवली ठीक हो जाने वाला कैंसर ज्यादा होता है अगर वो बहुत जल्दी तशखीस हो जाए। और बच्चों में कह लें कि आप और बहुत ज़्यादा और बीमारियां नहीं होती, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई दिल के मसाइल, ये बच्चों में नहीं होते। तो रिलेटिवली आसान मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट टाइप होती है और फिर हर बच्चे की बर्दाश्त डिफरेंट हो सकती है। तो फिर मुझे बताइए कि जिन कैंसर्स की आप बात कर रही हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनके सिम्टम्स क्या होंगे? सबके अलग अलग सिम्टम्स होंगे क्या? सिम्टम भी बच्चे के कैंसर की टाइप के ऊपर डिटरमिन करेगा। जैसे अगर ब्लड कैंसर हो तो सिंपल किसी बच्चे को बुखार हो जाना और बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा मुसलसल हो रहा है और बुखार एंटीबायोटिक के साथ ठीक नहीं हो रहा, साथ में बच्चे को जिस्म में कहीं दर्दें शुरू हो गई हैं या रंगत बहुत पीली हो रही है और जिस्म पे नील या निशान, लाल रंग के निशान पड़ जाना जो खून की कमी की वजह से होते हैं, खासतौर पे प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। इसी तरह अगर वो बच्चे के दूध का कैंसर है या लिम्फोमा है तो गले में गिल्टियां बन जाती हैं। ठीक है। पेट का कैंसर हो बच्चे को तो पेट सख्त हो जाता है, अक्सर माँ बाप को एक रसौली या एसिमेट्री फील होती है पेट में। आंख का कैंसर हो तो आंख की पुतली मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाती है। यानी आप खास मतलब बच्चे अक्सर माएँ भी इवन नोट कर सकती हैं कि तस्वीर खींचें तो वो एक सफ़ेद रंग की पुतली नज़र आती है या एटलीस्ट की आंख दोनों डिफरेंट महसूस होती हैं। इसी तरह हड्डी का कैंसर हो तो टांग में किसी हिस्से के ऊपर सोज आ जाती है। तो कैंसर की बेसिकली जो अलामात होंगी तो कुछ कॉमन अलामात हैं, इसके साथ भूख कम लगना, वजन का कम होते रहना, ठीक, और अलामत थोड़ी बहुत कैंसर की किस्म के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन मुझे बताइए किस स्टेज से जो है हमें पता चलना शुरू हो जाए या फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए अगर इस तरह की अलामात हों तो? जी, सबसे पहले तो अगर बच्चे में कोई भी एक ऐसा मसला वो माँ या बाप महसूस कर रहे हैं जो नॉर्मल से हट के है तो उन बच्चों को फौरन चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए। यानी कि बच्चे को अगर मुसलसल बुखार हो रहा है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो ये भी कैंसर की किस्म हो सकती है, जिसके लिए एक माहिर कह लें कि ऑन्कोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। जिस्म के किसी हिस्से में बगैर किसी वजह के दर्दें हैं और वो मुसलसल रह रही हैं, माँ बाप अक्सर नहाते हुए माएँ महसूस करती है। लेकिन मैडम छोटा बच्चा है, अगर 1 साल का बच्चा जैसे आप बता रहे हैं वो तो नहीं बता पाएगा ना कि हमें दर्द हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पेट में। बच्चे बिल्कुल नहीं बता सकते और बच्चे तो इवन ये कैंसर की ज्यादातर जो रसौली है जो दर्द करती भी नहीं है उस तरह, ये सिर्फ एक सोज होती है। माएँ अक्सर नहाते हुए नोट कर सकती हैं कि बच्चे का पेट सख्त तो नहीं महसूस हो रहा या कुछ दोनों तरफ में कोई फर्क तो नहीं है। ठीक है। इसी तरह और इवन ये है कि इवन छोटे बच्चे तो जैसे रूटीन में अपने डॉक्टर के पास किसी ना किसी मसले के लिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर एक डिटेल एग्जामिनेशन करके ये बता सकता है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं जो कैंसर की अलामत हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आम फिजिशियंस तो ये तवक्को भी नहीं करते होंगे ना कि इतने छोटे बच्चों को कैंसर भी हो सकता है, कैंसर जैसा मूजी मर्ज हो सकता है, तो क्या उस हवाले से भी कोई आगाही फैलाई जा रही है कि तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं या जो आम फिजिशियंस होते हैं हम उनके पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, खाली बुखार हो गया बच्चे को तो चेकअप करा दिया, उन तक आगाही पहुँचाने के लिए काम हो रहा है आपको लगता है? देखो
आम कह लो कि आप फैमिली फिजिशियंस हाँ या जी। पीडियाट्रिशियंस जिनके साथ बच्चों का पहला कांटेक्ट हाँ। होता है, काफ़ी हद तक तो अवेयर हैं, लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सा काम होना चाहिए। जैसे आप लोग इस प्रोग्राम की तवसत से इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पे अवेयरनेस कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरत होती है कि थ्रू आउट द ईयर इसको इतना आम किया जाए कि माँ बाप को अलामात बताई जाएं, ताकि ऐसा कोई मसला हो तो उनको फ़ौरन वो इस पे अलर्ट हो जाएं और वो बच्चे को फ़ौरन मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं। बिल्कुल अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मज़ीद होनी चाहिए और हर फोरम के ऊपर होनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान में यहाँ पर देखा जाए तो लाहौर में कितने कैंसर के जो हॉस्पिटल्स हैं खासतौर पर बच्चों के लिए? अगर हम दुनिया की बात करें तो तकरीबन कह लें कि 400,000 या 4 लाख बच्चे हर साल कैंसर का शिकार होते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन आप कह लो कि 9 से 10,000 बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। तो हर सूबे में तकरीबन तीन एवरेज कैंसर के बड़े अस्पताल पाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये भी बहुत कम है जितने बच्चे कैंसर के साथ जिनकी तशखीस होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर भी कैंसर के बेसिक इलाज की सहूलियात हो और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी बच्चों को तशखीस की एटलीस्ट सहूलियात फराहम की जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मुझे बताइए, जैसे मैं बता भी रही थी इंट्रोडक्शन में कि 80% उनके चांसेस होते हैं कि वो बच जाते हैं अगर बर वक्त तशखीस कर ली जाए बच्चों के अंदर कैंसर की। तो किस स्टेज पर जाके हमें मतलब कैंसर जैसे मूजी मर्ज में हम देखते हैं कि लोग अपना दिल हार जाते हैं, ख़ासतौर पर फैमिली जो होती है वो बैठ जाती है, अफसोस करती है। तो नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर कितना हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं होती कि बच्चे को कैंसर हो भी सकता है। दूसरी बात, अगर एक्सेप्ट कर भी लें तो अगला मेजर मसला ये होता है कि वो एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये तो एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मिसकंसेप्शन को बहुत हद तक ठीक करने की ज़रूरत है कि बच्चों में कैंसर 80% काबिल इलाज होता है अगर बहुत जल्द उसकी तशखीस हो जाए। ठीक है। और ज़्यादा इन बच्चों को यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी केयर चाहिए, यानी इन बच्चों को ऑन्कोलॉजिस्ट की भी खिदमत चाहिए, पीडियाट्रिक सर्जन चाहिए, फिर इनको रेडिएशन थेरेपिस्ट चाहिए हो सकता है। इसी तरह जैसे साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों की फैमिलीज को सोशल सपोर्ट बहुत हद तक चाहिए। फिर ये छोटे बच्चे हैं, इनकी न्यूट्रिशन इफेक्ट होती है तो इनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इन बच्चों ये सब चीज़ें मिल के एक कैंसर के बच्चे का इलाज कर सकती हैं। लेकिन ये कि कैंसर बिल्कुल काबिल इलाज होता है बच्चों में। बिल्कुल ऐसे ही है, काबिल इलाज है ये कैंसर जो बच्चों में पाया जाता है। और आज जैसे चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनली मनाया जा रहा है, और हमने डॉक्टर महविश फैज़ान से बात की है कि किस तरह इसकी तशख़ीस हो सकती है और किस तरह के अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हों तो हमें डॉक्टर से फ़ौरन से रुजू करना है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त कि आप यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू की है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जिस पर हमने आज बात की है। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल ज़ेरे बहस लाते हैं जो कम होने के बजाय ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो शहर में बिजली चोरी तो रुक नहीं सकी है, अब ट्रांसफार्मर्स भी चोरी होने लगे हैं और चालाक चोरों के आगे लेस्को और पुलिस दोनों बेबस नजर आ रही है। लेस्को की सांदा सब डिवीजन में एक और ट्रांसफार्मर चोर उतार कर उड़नछू हो चुके हैं और गुज़श्ता रोज ताज कंपनी स्टॉप बंद रोड से नामालूम चोर ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए और ट्रांसफार्मर्स चोरी होने से महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पहला वाकया नहीं, आप लोग परेशान ना हो, इससे पहले भी लेस्को के मुतअद्दिद सब डिविजन्स के इलाकों से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, जिसमें लिबर्टी आ जाता है, अल्फला, बेतिया रोड, सलामतपुरा सब डिवीजन से मशीनें चोरी हो चुकी हैं, जबकि इलामा इकबाल टाउन, वॉल्टन रोड और दीगर सब डिवीजन से भी ट्रांसफार्मर्स चोरी हो चुके हैं। और गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें तो 3 दिनों के दौरान लेस्को के 7 ट्रांसफार्मर्स चोरी कर लिए गए हैं। तो ट्रांसफार्मर चोरी कैसे हो सकते हैं, इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है और लेस्को और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं फहद अमीन है। फहद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाया। आप ठीक हैं? आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फहद, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक जो है गुज़श्ता दिनों 10 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चोरी हो चुके हैं लेस्को के। कहानी क्या है, ये किस तरह चोरी हो सकते हैं? देखिए, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो फिर आपके सामने ये ट्रांसफार्मर चोरी होने से याद आती है ठीक है। कि बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं जिन इलाकों से ये ट्रांसफार्मर Exactly, चोरी हुए हाँ। हैं। यानी कि 24 घंटे लोगों का, रात के टाइम भी सुबह लोगों के का टाइम भी रश लगा वहाँ से रहता वहाँ पे जो है वो रश लगा रहता है। और चोर इतने दीदा दिलेरी से आए हैं। एक ट्रक, मजदा ट्रक साथ लाए हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स की ये डीएं उतारी हैं। डीएं उतारने ओके। के बाद वो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रक में डाला है और वहाँ से गायब हो गया। और मज़ेदारी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। ये एक ही ट्रक है जो मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में जो है वो इसने ट्रांसफार्मर चोरी किए ठीक है। हैं। मगर ये चोर ना तो पुलिस से पकड़े गए ना लेस्को इसको ट्रेस कर सकी है। अच्छा। बड़ी अजीब सी आपको सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही होगी कि एक ट्रांसफार्मर 100 केवीए का या 200 केवीए का, 11 केवी 11,000 केवीए के जो है वो मेन लाइन जो है वो LT HT लगी होती हैं। अच्छा, है। उनसे पहले बिजली मुनक़ता करते हैं। यानी कि ओके। प्रॉपर ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। मतलब अमले की मिलीभगत हो सकती है क्या अमले इसमें? की मिली भगत भी आप इसको कह सकती हैं। बेसिकली ये आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक है। आम चोर ट्रांसफार्मर चोरी नहीं कर सकता। ये वो चोर है जो बाकायदा तौर पर ट्रांसफार्मर्स का काम करते हैं। यानी कि मैं आपको ओके। बल्कि आपके प्रोग्राम के तौर से मैं ये बताऊं कि लेस्को की तकरीबन हर सब डिवीजन का 70% काम जो है ना वो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का ये आम जो मैकेनिक हैं वो करते हैं। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर्स के मैकेनिक भी हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट्स क्या करते हैं, पैसे कम लगाने के लिए कहीं किसी भी इलाके में अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ तो प्राइवेट जो है वो मैकेनिक बुलाते हैं। हालांकि लेस्को SOPs में ये सख्ती से मना है। ठीक है जी, लेस्को SOPs में ये सख्ती से मना है कि आप किसी भी सरकारी ट्रांसफार्मर को, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को, अगर ये ख़राब होता है आप बाकायदा तौर पर इसको लेस्को की जो है वो मैकेनिक के पास लेके अच्छा, जाएंगे, उसकी ठीक है। वर्कशॉप में लेके जाएंगे और वहाँ पर ये ठीक होंगे। मगर शहर के मुतअद्दिद सब डिवीजन में, बल्कि ज़्यादातर सब डिवीजन में आपको मैं ये कहूँ कि ये जो लाइन सुपरिटेंडेंट्स हैं ये वो ट्रांसफार्मर प्राइवेट लोगों से ठीक करवाते हैं और सिर्फ खाता पूरा करके अपना वो कागजी कार्रवाई पूरी करके हल्का फुल्का चला के उसको दोबारा उधर लगा देते हैं और ठीक थोड़े है। दिन के बाद वो दोबारा जल जाता है। और वो कई तो ऐसे भी जो है वो इलाके हैं जहाँ पर जो लाइनमैन जो प्राइवेट ट्रांसफार्मर होता है उसे इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। वो जैसे हाउसिंग सोसाइटी में लगते हैं, किसी बड़े ऑफिस में लग गया, पेट्रोल पंप पे लग गया, सिनेमा घर के बाहर लग गया, यानी कि कोई भी निजी ऑफिस है जिसका लोड ज़्यादा है, वहाँ पर लेस्को एक ट्रांसफार्मर उसको सजेस्ट करता है कि आप ट्रांसफार्मर लगाएं हर सूरत। ठीक है। वो ठीक है। ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। अच्छा, अगर वो ख़राब होगा तो फिर वो क्या करते हैं, मिली भगत से, अमले की मिली भगत से प्राइवेट मैकेनिक से वो ठीक करवा के दोबारा लगा लेते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं। अच्छा, और यानी कि ये वही बंदा कर सकता है जो इसका ट्रांसफार्मर काम के कर बारे में जानता है, ठीक इसका है। काम करता है। बिल्कुल ऐसे मगर ही है। अभी तक जो है वो कोई इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। ये एक तकरीबन आप 10 दिन का अगर मार्जिन दे तो 10 दिन में 11 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। अच्छा। और लिबर्टी मेन ठीक है, रोड कह ले, मेन अल्फा इलाका। टाउन बेदियां रोड वाली साइड पे अल्फा हाँ। टाउन सब डिवीजन है, बेदियां रोड से, ठीक है जी। उसके बाद आप ये सांदा सब डिवीजन बंद रोड के ऊपर से ट्रांसफार्मर चोरी हो जाना, ताज कंपनी के सामने, ताज कंपनी स्टॉप है एक, उसका ठीक नाम है। है, तो उसके उस स्टॉप पे लगा हुआ है मेन बंद रोड पे जहाँ पर 24 घंटे रश होता है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ क्या से ये ट्रांसफार्मर लेस्को चोरी की हो तरफ से कोई सिक्योरिटी के हवाले से या सेफ्टी का कोई इदारा नहीं है जो इसका चेक एंड बैलेंस रखे वहाँ पर? देखिए, लेस्को की जानिब से बेसिकली ये एक नया ट्रेंड नहीं है, ट्रांसफार्मर चोरी होना एक चलता आ रहा है सिलसिला। अच्छा। देही इलाकों से तो चोरी होते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये शहरी इलाकों से भी चोरी होना गुंजान शुरू हो आबाद गई। इलाके जो है हाँ। वहाँ से अब चोरी होना हाँ, शुरू हो पहले गया है। पहले ये सिलसिला था कि चलो देही इलाकों से चोरी होगी, गुंजान आबाद इलाकों से चोरी होते थे। हाँ। यानी कि फर्ज करें आप शेखुपुरा रोड पे कहीं लगा ट्रांसफार्मर, वो चोरी हो गया, ठीक है। तो वो एक समझ आती है। मगर अब शहर के अंदर, मेन शहर में से ट्रांसफार्मर चोरी हो जाना, ये एक अचंभे की बात दिखाई देती है। अच्छा, वो पहले लेस्को की जानिब से एक मंसूबा बनाया गया था, आज से कोई 2010-11 में ना एक मंसूबा लेस्को की जानिब से बनाया गया था कि उसको उस वक्त भी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे थे। ठीक है। तो लेस्को ने एक मंसूबा बनाया था कि इन ट्रांसफार्मर्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जाए, ओके। ट्रैकिंग मशीन लगा दी जाए। ठीक है।
ताकि अगर कोई चोर जो है वो ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जाता है तो उसका पता चल जाए कि वो कहाँ पे है। कहाँ लेकर के आए, ठीक है। अच्छा, ये मंसूबा शुरू किया गया, इस पे वर्क हुआ और ये मंसूबा जो है वो कई कागजों में दब गया, एक मंसूबा शुरू ही नहीं किया जा सका। ओके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो लेकिन है अगर ये शुरू हो जाता तो बड़ा अच्छा और कारआमद बड़ा अच्छा मंसूबा हो सकता था देखें। मंसूबा। एक और अगर सिर्फ ये जो लाइन स्टाफ है, ये फील्ड अफसरान है, ये ट्रांसफार्मर लगाते हुए सिर्फ सेफ्टी एसओपीज की जो है वो उस पर अमल दरामद कर लें तो ट्रांसफार्मर चोरी करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो कैसे हो सेफ्टी सकता है? एसओपीज ये हैं कि ट्रांसफार्मर के साथ जे और यू बोल्ट लगते हैं। जे ओके। बोल्ट होता है जे की शक्ल का, जे शेप का, और यू बोल्ट होता है यू यू शेप की का। शक्ल का, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर गिरने के वाकयात भी बहुत हो चुके हैं। आपको पता है इछरा में एक जी। ट्रांसफार्मर गिरा था, एक ये जो है वो गड़ी शौक के इलाके में गिरा था, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकयात भी सामने आते रहते हैं कि ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि ट्रांसफार्मर की जो बेस होती है, जिस पे ट्रांसफार्मर जिस पे स्टैंड पे रखा होता है, उसके साथ इसका कोई जो है वो कनेक्शन ही नहीं बनाया जाता, उसको जोड़ा ही नहीं जाता, वैसे ठीक ही है, उसको वैसे ही ला के रख दिया जाता वहाँ पे। है। हाँ जी। ओके, उसके साथ ना जे बोल्ट लगाया जाता है, ना यू बोल्ट लगाया जाता है, ना उसको वेल्ड किया जाता है। अच्छा, ओके, वो होता क्या है कि जब ज्यादा तेज हवा आती है या कोई भी उसका हल्का सा कोई ट्रक लगता है तो ट्रांसफार्मर नीचे गिर जाता है। कोई भी चीज वो उस पोल पे लगती है तो ट्रांसफार्मर नीचे गिर जाता है। ठीक है। उससे एक तो नुकसान भी होता है, महकमे का भी नुकसान होता है, अगर कोई नीचे है तो उसका भी नुकसान होता है। एक खातून फौत हो गई थी इधर। अच्छा, वो एसओपी पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। किसी भी इलाके में आप चाह के चेक करवा सकते हैं, किसी से भी, किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक कर लें, उसके नीचे जे बोल्ट यू बोल्ट नहीं लगे होंगे, वैसे ही उसको जो है वो सेफ्टी प्लेटफॉर्म पे मेजरमेंट्स रखा नहीं लिए होगा। जाते। सेफ्टी मैयर्स नहीं है। हाँ। दूसरा, कोई हिफाजती इक़दामात तो एक चलो वो तो करना ही जो होता है ठीक है। ट्रांसफार्मर की तनसीब पे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ओके। अच्छा, ट्रांसफार्मर गायब हो गया, अब रिहायशियों के लिए अजाब बन गया। ठीक है जी। 2 दिन तो ट्रांसफार्मर नहीं लगना। ठीक है, अगर फर्ज करे हफ्ते को जुमे को चोरी हुआ तो हफ्ता इतवार तो फिर आप तो भूल वो जाएं। नहीं लगना। ठीक है जी। वैसे भी आम दिनों में भी कहीं चोरी हो गया तो 1-2 दिन लाजमी लग जाते हैं। ट्रांसफार्मर नया आने में, नया इशू होगा, वो उसकी एफआईआर होगी, फिर नया इशू होगा, स्टोर से लेके आएंगे, फिर उसको लगाएंगे, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए गलतियां जो हैं वो इदारों की होती हैं, भुगतना आवाम आवाम को को पड़ता है। पड़ता है। दूसरा फाद, फ्यूल एडजस्टमेंट की जैसे आप बात करें, लोग इस हवाले से नहीं समझ पाते कि इसकी वजह से क्यों बढ़ाया जाता है बिल, तो ये हमें जरा लॉजिक जो लोगों को भी बता दें, क्लियर करना है। देखिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बेसिकली हर माह ही लगती है। अच्छा। ठीक है, वो ये बड़ी देर से लगती आ रही, शुरू से लगती आ रही है जब से मुआहदे हैं, और जैसे ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिल कम भी आता होता है इसमें, ओके, मगर अब तो एक अरसा ही हो गया हम कम बिल नहीं देख कम सके, नहीं, बढ़ता ही जा ज्यादा ही रहा है, बढ़ते ही हाँ। देख रहा है। अच्छा, ये फ्यूल की प्राइस पर जो है वो इसकी एवरेज निकालते हैं। जो बिजली की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बेसिकली उनका कोई इसमें नहीं होता अमल दखल। ये जो बनाने वाली बिजली की कंपनी है और जो परचेज करने वाली कंपनी है, ठीक है, ये उनमें आपस में होता है। वो नेपरा को दरखास्त देती है कि जनाब इस दफ़ा जो हमने बिजली बनी है हमारी वो ज़्यादा कॉस्ट आई है क्योंकि फ्यूल महंगा था। ठीक है, वो एक मुआहदे के तौर पर देखते हैं कि जनाब विंड से कितनी बिजली बनी है, हवा से कितनी बिजली बनी है, और पानी से कितनी बिजली बनी है। बेसिकली हमारे पास डैम्स की कमी है जिसकी वजह से पानी से कम सबसे सस्ती बिजली बनती है पानी और हवा से। ठीक है जी। उसके बाद चेक करते हैं जी सोलर से कितनी बिजली बनी है, और जो है वो फर्नेस ऑयल से कितनी बिजली बनी है, और आरएलएनजी से कितनी बिजली बनी है। आरएलएनजी महंगी है सबसे बिजली। ठीक है जी। अब आरएलएनजी से कितनी बिजली बनी है, अब उस सारे सिस्टम को जब वो कंबाइन करते हैं तो फिर बिजली की एक कॉस्ट निकलती है, और उस पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी जो दी जाती है उसको देखा जाता है कि जनाब इतनी सब्सिडी थी हुकूमत की जानिब से, और ये बिजली की कॉस्ट जो है वो इतनी पड़ती है। जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो फिर नेपरा को दरख्वास्त देती हैं, जो आईपीपीज हैं जो बिजली बनाते हैं वो नेपरा को दरख्वास्त देते हैं कि जनाब इस दफ़ा हमारी इस कॉस्ट पे बिजली बनी है, इसलिए बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। ठीक है, फिर इस वजह से जो हाँ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है जी। वो कई दफा ऐसा भी होता है कि आपने इस माह 10 यूनिट इस्तेमाल किया और आपका बिल 3000 रुपया आ गया, और अगली दफा भी आपने 10 यूनिट इस्तेमाल किया होता है लेकिन वो बढ़ जाता है। नहीं, हाँ। वो अगर फर्ज करें ये जनवरी में आपका 10,000 रुपया बिल आ गया ना, आपने 30-40 यूनिट इस्तेमाल किए हैं,
तो वो दिसंबर का आपको जो है ना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, जो अपने पिछले 2 माह पहले इस्तेमाल किया होगा। ठीक है जी। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह आप बात करते हैं जनाब के ट्रांसफार्मर भी अब चोरी होना शुरू हो गए हैं लाहौर शहर में, और इस हवाले से कोई भी कार्रवाई होते हुए हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि जो इदारा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है और जिसकी वजह से आवाम भी जो है वो भुगत रही है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। जनाब, ये खूबसूरत कलाम कहने वाले और उर्दू अदब के सबसे बड़े नाम मिर्जा असदुल्ला गालिब की आज 153वीं बरसी मनाई जा रही है। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्ला को शायद खुद भी इल्म नहीं था कि उनकी शायरी उर्दू जबान को रहती दुनिया तक रोशन करती रहेगी। और मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग और वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, और वो 27 दिसंबर 1997 को आगरा में पैदा हुए। और मिर्जा गालिब उर्दू जबान के सबसे बड़े शायर समझे जाते थे। शुरू में वो फारसी और मुश्किल उर्दू जबान में शायरी करते रहते थे, और उस जमाने में असद उनका तखल्लुस था। ताहम मुअस्सरीन के तानों के बाद उन्होंने अपनी शायरी जो है उसका रुख थोड़ा सा बदला और उसे ऐसी आसान जुबान, तखय्युल और फलसफियाना अंदाज में ढाला कि कोई और शायर उनके मद्दोमुकाबल आज तक नहीं आया है। और उनकी अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं था, बल्कि उनका असल कमाल ये था कि वो जिंदगी के हकाइक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे। और अशार में जिंदगी के हकाइक और इंसानी नफ्सियात की गहराई ने गालिब को अजीम बनाया। और उर्दू अदब का ये बड़ा नाम 15 फरवरी 1869 को इस तरफानी से कूच कर गया। और गालिब की शायरी नौजवान नस्ल के लिए किस कदर बाअसर है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान और खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शायर अमार इकबाल हैं। अमार, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अमार, मिर्ज़ा गालिब की आज हमने बात करनी है, और आज उनकी जैसे बरसी मनाई जा रही है, जैसे मैंने उनका तारुफ भी थोड़ा बहुत जो हमें पता है हमने वो करवाया। बाकी मुझे बताइए, मिर्ज़ा गालिब की शायरी में कौन कौन सी खसूसियात हैं, वो हमें आप और बता सकते हैं? गालिब के बारे में देखिए, शायरी के बारे में आप बात करते चले जाएंगे तो बेतहाशा बात है। सबसे ज़्यादा सिर्फ इस बात पे अगर हम गौर करें, देखें कि महज शायरी नहीं, वक्त या ज़माना हर आर्टिस्ट के साथ, हर नाम के साथ ये सलूक करता है कि उसे सेलेक्ट करता जाता है। कोई आप बहुत फेमस एक्टर भी अपने जहन में लाएंगे तो उसकी 1 या 2 शाहकार चीज़ें आपके पास, कोई सिंगर तो 1 या 2। गालिब एक ऐसा नाम है जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास 100% मौजूद है। दीगर किसी शायर की आप बात करते हैं, वो उर्दू बल्कि इतनी सखी ज़बान है कि वो तो एक शेर पे शायर को जिंदा रखती है सदियों। लेकिन उमूमन ये है कि 5 नज़में, 7 नज़में, कोई एक शाकार नज़म, कोई एक गज़ल। गालिब एक ऐसा नाम है जो आपके पास 100% मौजूद है। एक मिसरा आप किसी को भी सुनाएंगे वो आपको पूरी गज़ल पेश करेगा, तमाम चीज़ें मौजूद। लेकिन मुझे और देखने वालों को ये बताइए कि मतलब उनकी ऐसी क्या खसूसियत उनकी शायरी में कि उनको दूसरे शौरा से मुमताज़ बनाती है? इस वक्त के हवाले से अगर आप बात करें तो गज़ल और गालिब, गज़ल, उर्दू गज़ल की आबरू जो है वो गालिब से, गालिब को गज़ल से आप मुख्तलिफ नहीं कर सकते। उस वक्त उनका कमाल ये था कि उस वक्त उन्होंने गज़ल को बहुत वुसअत दी, उसमें वो मज़ामीन उन्होंने बयान किए जो उमूमन शायरी में बयान नहीं हो रहे थे या सामने नहीं आ रहे थे। उससे गज़ल को बहुत तक़वियत मिली। और फिर हमने देखा कि दीगर ज़बानों में फिर गज़ल उस तरह नहीं पनप पाई। उर्दू में उर्दू शायरी के सर का ताज रही, और ये सिर्फ ये है कि गालिब। तो मुझे बताइए, गालिब की शायरी का ज़्यादातर मौजू कैसा होता था, क्या था ज़्यादातर उनका मौजू? गालिब की शायरी में जिंदा दिली एक तो आपको नज़र आती है। गालिब की शोखी मारूफ है, मशहूर है। इसके बाद अगर आप पढ़ते चले जाएं तो फ़लसफ़ा, मौजूदा हालात, तमाम चीज़ें एक नए अंदाज के साथ, एक ऐसे अंदाज के साथ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होता। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। इन तमाम मौज़ूआत पे फिर इसके अलावा फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत, एक चीज़ में पढ़ रहा था
मौजूद होगी, पढ़ने वाले अगर गूगल करना चाहें। एक लेटर है मार्क्स का गालिब को लिखा हुआ, ओके। अभी तक जो मौजूद है वो एक मुकालमा है जिसका काफ़ी देर बाद मार्क्स ने जाके गालिब ने मार्क्स को जवाब दिया था। ठीक है। उसमें उन दोनों की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। वहाँ से हमें पता चलता है कि दरअसल ये कौन दिमाग थे, ये क्या चाहते थे, जो मार्क्स को बता रहे थे कि आप हमें बजाय इसके कि तलकीन करें, आप हमारा फ़लसफ़ा पढ़ के देखें। आप चाह रहे हैं कि मैं फरहाद को मजदूर बताऊं। हाँ, तो ये मतलब ये उन्होंने जैसे मैं बता रही थी कि इंसान को और जो नफ्सियात को बड़े गहराई से उसके हकायक जो बताए हैं अपनी शायरी में। बेशक इंसानी नफ्सियात, इंसानी जज्बात, फ़िक्र, फ़लसफ़ा, तमाम ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं और जिस हद तक आप पढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए एक और कमाल ये होता है शायर का कि वो हर दौर में जितने अदवार में वो रेलिवेंट रहेगा उतने वक्त तक वो जिंदा रहेगा। गालिब हमें हर दौर में रेलिवेंट लगता है। उनकी बातें, वो तमाम मतलब जो जो पढ़ेगा उसको लगेगा हमारे लिए बेशक लिखा हुआ है। हमारे लिए, हमारे ही दौर की बात है। हाँ। हालांकि अभी आपने जैसे जिक्र किया 150 साल की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अभी भी हम जब पढ़ते हैं, उनके अशार पढ़ते हैं, उनकी गज़लें पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ही वो उन्होंने लिखा है या उन्होंने पढ़ा है। तो मुझे बताइए आपको कौन सा उनके ज़्यादा शायरी पसंद है? एक तो ये तो मैंने देखें पहले ही जिक्र किया कि गालिब इज द ओनली वन जो 100% मौजूद है। फिर आप बिल्कुल। कहीं कहीं से देखें, शेक्सपियर लिख गए द वर्ल्ड इज इन स्टेज एंड वी आर ऑल मेरली एक्टर्स। अब यहाँ से आप देखना शुरू करें, गालिब का मारूफ शेर बाजी चाहे अतफाल है ये दुनिया मेरे आगे। दुनिया मेरे आगे बच्चों का जो है वो खेलने का, बच्चों के खेलने की जगह है। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन दिमाग का एक छोटा सा सोच का फ़र्क है कि शेक्सपियर खुद को भी शामिल कर रहे हैं कि हम सब एक्टर्स हैं। ये ग्रेंजर अलग है, वो एक ईगल आई व्यू ले रहे हैं दुनिया का कि बच्चों के खेलने की जगह है दुनिया। ओके। मैं थोड़ी इन्वॉल्व होके खेलूंगा, मैं थोड़ी एक्टिंग करूंगा, मैं ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ। क्या बाजी बात। चाहे अतफाल है ये दुनिया मेरे आगे, क्या बात। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए मिर्ज़ा गालिब के बगैर आपको उर्दू शायरी जो है कितनी नामुकम्मल सी महसूस बस होती है? एक जुमले में इस बात का मैं जवाब दूंगा, गजल नहीं रहती। जिस तरह दीगर जबानों में गजल नहीं रही, उस तरह उर्दू में भी गजल नहीं रहती गालिब क्या अगर बात नहीं है, क्या होती। बात है। क्योंकि फिर उसके गजल के दामन को वो वुसअत नहीं मिल पाती। फिर आप शायद गालिब के बाद शायद ही कोई शायर। अच्छा, दूसरा एक और जुमला हमने कहा कि शायद 15 साल की उम्र में गालिब को ही न पता हो, लेकिन हम जो चीजें देखते हैं हमें ये लगता है कि वो उनको अपनी आखिर तक और शुरू तक मालूम था कि गालिब जो है वो मैं ही हूँ। बिल्कुल। और आपको लगता है कि इस पे और भी या बाकी शौरा पे भी जो गुजर चुके हैं उन पे भी इस तरह की लाजमी होना डॉक्यूमेंट्रीज या चाहिए, इस न तरह की जाने चीजें कि बननी हाँ चाहिए? हमारे पास क्यों नहीं हो रहा। बल्कि अब तो कुछ सूरत हाल बेहतर है। खास तौर पे पिछले 1.5-2 साल से ना शायरों के करीब में मीडिया को होते हुए किसी न किसी तरह देख रहा हूँ। अब बेहतर है, तो अब उम्मीद की जा सकती है क्योंकि लिखने वाले भी हमारे पास शानदार मौजूद हैं, किरदार हमारे पास बेहतरीन मौजूद हैं। एक एक शायर जो है वो एक एक जमाना अपने नाम कर सकता है, बस ये सामने लाने की बात। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत शुक्रिया अमार इकबाल शायर हमारे साथ मौजूद है। अमार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह मिर्ज़ा गालिब की आज 153वीं बरसी मनाई जा रही है जनाब, उनकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए हमने शायर को ही मदऊ कर रखा था ताकि थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान सकते हैं, उनकी शायरी की खसूसियात के बारे में हम जान सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।